हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम जितने भी हमारे गायनी के टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रॉम द डीसी दत्ता। डीसी दत्ता एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही हैंडी बुक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये आप लोग को एक बारी में समझ में आने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम फ्रॉम द डेफिनेशन, ये क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग होती है प्रेग्नेंट फीमेल को, जिसकी वजह से मदर के हेल्थ पे डिलीटेरियस इफेक्ट पड़ता है और जो उसकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज होती है वो इफेक्ट होती है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के मेनली दो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। वी कैन से दैट द एडवर्स इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड सेकंड वन इज द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। व्हाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज ऑफ द स्टारवेशन। मदर वॉमिटिंग में खाना नहीं खाती है, जितना भी उसका खाना रहता है वो बाहर निकल चुका होता है, जिसकी वजह से और मदर अब और नहीं खाना चाहती है और नहीं वॉमिट करना चाहती है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाती है और भूखी रहती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। और अल्कलोसिस क्यों होता है? कॉज एचसीएल बाहर निकलता है, जैसे ही वॉमिटिंग वो करती है एचसीएल का लॉस होता है, जिस वजह से मदर को अल्कलोसिस देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसके इंसिडेंसेस की बात करें तो अब इसके इंसिडेंसेस पहले से कम हो गए हैं। कॉज अब 1000 में एक से भी कम केसेस देखे जा रहे हैं। द रीजन इज वाई कॉज द बेटर एप्लीकेशन ऑफ द फैमिली प्लानिंग नॉलेज। अब लोग प्रॉपर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। पहले के लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते थे, तब अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज होती थी। अब प्रॉपर डॉक्टर की एक कंसल्टेंट से सलाह लेकर के लोग अपनी प्लानिंग प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपर एक डॉक्टर की देख रेख में रहते हैं और उनको एचजी कम होता है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम नहीं होता है। नेक्स्ट आता है एंटीनेटल क्लिनिक पे प्रॉपरली उनका अर्ली विजिट होता है, जिसकी वजह से ये केसेस कम देखने को मिल रहे हैं। पोटेंट एंटाहिस्टामिनिक एंड एंटीएमेटिक ड्रग्स अभी बहुत सारे अवेलेबल हो गए हैं। अगर हम लोग इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो मेनली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है और मेनली 90% केसेस 20 वीक्स में जाते जाते रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर हम लोग अदर इटियोलॉजी की बात करें तो ये मेनली फर्स्ट प्रेगनेंसी में कॉमन होता है और उसके बाद की प्रेगनेंसी में इसका इफेक्ट कम देखने को मिलता है। अगर मदर की साथ मतलब फीमेल की शादी यंगर एज में हो गई है तो यंगर एज फीमेल में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। लो बॉडी मास है उसकी वजह से हो सकता है, मोशन सिकनेस या माइग्रेन की कोई हिस्ट्री है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर फैमिली हिस्ट्री है लाइक मदर को या फिर सिस्टर को ये पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफर हो सकता है, लाइक वो सिम्टम्स मिल सकते हैं। अगर मदर सफर्ड फ्रॉम द नोजिया एंड वॉमिटिंग वाइल ऑन द सीओसी मीन्स की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर कंबाइंड ओरल पिल्स अगर वो ले रही है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है मदर को नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। या फिर हाइड्रेटिफॉर्म मोल है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है। यहाँ पे आप मल्टीपल प्रेगनेंसी से क्या रिलेट कर रहे हो कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो बेबी होगा वो एक दो जुड़वा बच्चे होंगे, जिसकी वजह से हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, सब कुछ ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा नोजिया एंड वॉमिटिंग भी ज़्यादा हो सकता है। अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थियरीज, लाइक इसकी क्या क्या थियरीज हो सकती है। मींस इटियोलॉजी ये एक तरह से लाइक अभी हम लोग पढ़ा कि एक्सेस एससीजी होगा, मींस की ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो होता है वो अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से इन केस ऑफ द मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड द हाइड्रेटिफॉर्म में एससीजी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको एक्सेस वॉमिटिंग हो सकती है। नेक्स्ट आता है हाई सीरम लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन और नेक्स्ट है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन जैसे कि आप लोग को पता है अगर ये क्या करेगा कि कार्डियक स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है, जैसे कि आपने ये देखा लाइक ये इसोफेगस हो गया, इसोफेगस के नीचे क्या होता है स्टमक होता है, तो इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक जंक्शन होता है, एक स्फिंक्टर होता है, एक वॉल्व होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर। अगर ये कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया तो क्या होगा, यहाँ से खाना स्टमक से बाहर निकल जाएगा तो वॉमिटिंग उसको ज़्यादा होगी, तो वो होता है प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से। और भी बहुत सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइक द थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, लेप्टिन एंड द एंड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। नेक्स्ट आता है साइकोजेनिक रीजन। साइकोजेनिक में क्या होता है कि लाइक द इट प्रोबेबली एग्रीवेट द नोजिया वंस इट बिगिंस। लेकिन तो जैसे मदर कहीं अगर बाहर चली गई है तो उसको ऐसा नोजिया वॉमिटिंग लगेगा, लेकिन तो जैसे ही वो घर आती है तो उसको बेटर फील होता है। अगर हम लोग डाइटिक डिफिशियंसी की बात करें तो प्रोबेबली ड्यू टू द लो कार्बोहाइड्रेट्स एंड द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन B6, विटामिन B1 एंड द प्रोटीन, इसकी डिफिशियंसी की वजह से मदर को हो सकता है। नेक्स्ट आता है एलर्जिक और द इम्यूनोलॉजिकल बेसिस, जिसमें है डिक्रीज गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी लाइक द। अगर हम लोग बात करें नोजिया वॉमिटिंग की तो
तो ये साइकिल हमेशा नोजिया वॉमिटिंग में चलता रहता है, लाइक द जैसे कि जो भी रीजन हो नोजिया वॉमिटिंग का, क्या होगा, साइकिल ऑफ नोजिया होगा, उसके बाद वॉमिटिंग होगा, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्वेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा जिसकी वजह से कीटोएसिडोसिस होगा, नेक्स्ट वॉमिटिंग होगा, तो ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो ये मेनली इसको रेक्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग क्लिनिकल कोर्सेज की बात करें तो इसको मैनेजमेंट के बेस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली एंड द लेट, और वी कैन से दैट द मॉडरेट और द सीवियर। अर्ली में क्या होता है, वॉमिटिंग अकर्स थ्रू आउट द डे, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ वो प्रॉपर कर लेगी, यहाँ पे कोई डिहाइड्रेशन नहीं होता है, स्टार्वेशन नहीं होता है, बस उसको वॉमिटिंग होती है। लेट में क्या होता है कि उसमें एविडेंसेस ऑफ द डिहाइड्रेशन होते हैं, उसको स्टार्वेशन होता है, ये सारी चीज़ें अगर प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं लेट, या फिर इसको मॉडरेट टू सीवियर भी बोलते हैं। वॉमिटिंग, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, वॉमिटिंग इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, द रेचिंग, यूरिन क्वांटिटी इज डिमिनिश्ड इवन टू द स्टेज ऑफ द ओलिगुरिया भी हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और इसके साइन क्या क्या हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन एंड द कीटोएसिडोसिस, या फिर आप पेशेंट में जो फीमेल है उसमें ड्राई कोटेड टंग देख सकते हो, संकन आइज, एसीटोन स्मेल इन ब्रेथ, टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, और जॉन्डिस लेटर स्टेज में देखने को मिल सकता है। ये सारे हो गए इसके साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम यूरिन का एनालिसिस करवाएंगे, जिसमें आपको डार्क कलर का यूरिन दिख सकता है विद द प्रेजेंस ऑफ द एसीटोन, एंड इसमें ओकेजनल प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन भी हो सकता है, और रेयरली द बाइल पिगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल एंड द सर्कुलेटरी चेंजेस। आप देखोगे लाइक LFT आर द एबनॉर्मल्स होंगी पेशेंट की, और जिसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जो होगा, अगर ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे इनको हम लोग प्रॉपर टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है सीरम, TSH एंड T3 T4 लेवल देखेंगे। ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन इसलिए करेंगे बिकॉज रेटिनल हैमरेज हो सकता है या रेटिना डिटैचमेंट होने के चांसेस मिल सकते हैं। ECG करवाएंगे जिसमें कि एबनॉर्मल सीरम। अगर हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं, कीटोएसिडोसिस हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वर्निकेज इंसेफेलोपैथी, बेरी ड्यू टू थियामिन डिफिशियंसी, पोंटीन माइलोनोसिस हो सकता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, कॉर्सकॉफ साइकोसिस हो सकता है, स्ट्रेस अल्सर हो सकता है स्टमक में, इसोफेजियल टीयर हो सकते हैं, जॉइंटिस, कन्वर्जन, हाइपोथ्रोम्बिनीमिया ड्यू टू द विटामिन के डिफिशियंसी एंड द रीनल फेल्योर। ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। किसके, नोजिया वॉमिटिंग में हम लोग क्या मैनेजमेंट करवा सकते हैं, अर्ली कॉज विद द NPP, नोजिया वॉमिटिंग इन द प्रेगनेंसी, ये कुछ और नहीं है, नोजिया वॉमिटिंग विद प्रेगनेंसी है। कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं मैनेजमेंट के, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रेट रखेंगे, हाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे, वॉमिटिंग को कंट्रोल करेंगे, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को करेक्ट करते हैं, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को करेक्ट करना होता है, जो भी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको प्रिवेंट करना होता है, और विटामिन डिफिशियंसी को करेक्ट करेंगे, प्रेगनेंसी में केयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है व्हेन टू हॉस्पिटलाइज, हमको कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा कि प्रेग्नेंट फीमेल को हॉस्पिटलाइज करना है, तो इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, प्रोट्रैक्टेड NVP डिस्पाइट द यूज ऑफ द ओरल एंटीएमेटिक्स, मीन्स कि हम लोग ओरल एंटीएमेटिक्स दे रहे हैं फिर भी नोजिया वॉमिटिंग सबसाइड नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है नोजिया वॉमिटिंग इन द प्रेगनेंसी। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि मदर को एडमिट करेंगे। कॉन्टिन्यूड NVP विद द कीटोन्यूरिया, मीन्स कि कॉन्टिन्यूसली नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है और कीटोन्यूरिया भी है, वेट लॉस भी है, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे कि मदर को एडमिट करेंगे, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द एनी कोमॉर्बिडिटी। नेक्स्ट है फ्लूइड्स में क्या है कि ओरल फीडिंग इज विथहेल्ड फॉर एटलीस्ट 24 आवर आफ्टर द सिचुएशन ऑफ द वॉमिटिंग। ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्लूइड इज गिवन थ्रू द IV ड्रिप, मीन्स कि जैसे IV ड्रिप के थ्रू हम लोग फ्लूइड को देंगे, ओरली फ्लूइड को हम लोग को स्टॉप कर देना है। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज इन्फ्यूज इन 24 आवर इज कैलकुलेटेड, इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लाइक द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड अप्रॉक्सीमेट 3 लीटर होना चाहिए, विच इज द हाफ ऑफ द 5% डेक्सट्रोज एंड हाफ ऑफ द रिंगर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है ड्रग्स, कौन कौन से ड्रग्स देंगे, एंटीएमेटिक्स ड्रग्स देते हैं जिसमें आता है प्रोमिथाजाइन और मेट्रोक्लोप्रामाइड दे सकते हैं आप, विटामिन B6 दे सकते हैं, डॉक्सिलमाइन दे सकते हैं 25 mg। ये सारे ड्रग्स हम लोग मदर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारे ड्रग्स हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, लाइक कंसल्टेंट जैसे डॉक्टर ऑर्डर पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हाइड्रोकॉर्टिसोन दे सकते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देंगे लाइक विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन B12, ये सब देंगे। ऑनडेमिस्टेरॉन दे सकते हैं। नर्सिंग केयर में क्या है कि हम लोग पेशेंट को सिंपैथेटिकली हैंडल करेंगे विद द फॉर्म लाइक द प्रॉपर तरीके से, और पेरेंटल थियामीन दे सकते हैं ताकि वॉनिकेस इंसेफेलोपैथी को हम लोग प्रिवेंट कर सके।